अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस में पहला लेक्चर है जिसमें हम गुज़िश्ता फ़िज़िकल क्लासेस में 2-3 लेक्चर्स में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा बेटा उन लेक्चर्स को थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि उनमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। बेटा हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम कौन सी लैंग्वेज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 8 हम सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और जिसमें हमने पहला टॉपिक ये पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं। और फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हाई लेवल लैंग्वेज के फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दो लैंग्वेज की टाइप्स हैं, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर से थोड़ा दूर और ह्यूमन के थोड़ा सा करीब है। करीब या दूर से क्या मुराद कि इंसान जो है इस हाई लेवल लैंग्वेज को थोड़ा सा आप कह लें कि ईज़िली समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग, हम लोग, मैं, आप लोग, सब लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं मोस्टली वो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ी सी आसान है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था कि लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होती है, यानी कि हार्डवेयर की डिज़ाइनिंग उसमें होती है और हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड ज़्यादा जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को करता है। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इसको जब कंप्यूटर समझ नहीं सकता, ह्यूमन जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को मुश्किल से समझता है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि हमने अपने टास्क परफॉर्म किससे करवाने हैं? कंप्यूटर से। और कंप्यूटर ने हमें आउटपुट तब देनी है जब हम उसे इनपुट देंगे, और हम इनपुट किस लैंग्वेज में देंगे? हम हाई लेवल लैंग्वेज में देंगे। क्योंकि हमें ईज़िली जो है वो समझ किसकी आती है? हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम इनपुट देंगे तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आके मसला बनेगा। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर नहीं सकता और हम लो लेवल को नहीं कर सकते। हम अपना काम हाई लेवल में बताएंगे और कंप्यूटर जो है वो लो लेवल में समझता है, तो लिहाजा यहाँ पे मसला जो है वो ट्रांसलेटर की मदद से हल होगा। तो ट्रांसलेटर जो है उसको हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे और फिर उस वो जो ट्रांसलेटर है वो हमें ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। हम उस पर प्रोग्रामिंग करेंगे अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें हम करना चाहते हैं, और वो ट्रांसलेटर की ज़िम्मेदारी होगी कि उस हाई लेवल लैंग्वेज को आगे मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और कंप्यूटर जो है वो उसको फिर इजीली समझे और समझ के उसकी आउटपुट बनाए और जनरेट करे और हमें डिस्प्ले करे। तो बेटा आज हम लोगों ने उस ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ना है कि ट्रांसलेटर क्या होता है। तो ट्रांसलेटर बेटा असल में जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ट्रांसलेटर के बगैर हम अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने पीस ऑफ कोड को रन नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। क्योंकि हम जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो एक बात हम लोगों ने इसमें कॉमन डिस्कस की थी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ लैंग्वेज हो बेटा, या वो जावा लैंग्वेज हो, या वो पाइथन हो, C# हो, कोबोल हो, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस ट्रांसलेटर का टारगेट क्या होता है? एक लैंग्वेज जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि अगर आप लोग C लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो C का अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर है। अब वो ट्रांसलेटर C लैंग्वेज के कोड को लेगा और आगे जनरेट जो करेगा वो मशीन का कोड होगा। क्योंकि कंप्यूटर समझता मशीन लैंग्वेज को है। इस तरीके से हम इसे समझते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो प्रोसेसर है वो किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को, यानी 001100 को। अब हम C लैंग्वेज में अपनी प्रोग्रामिंग अगर कर रहे हैं तो C लैंग्वेज का जो कोड है वो प्रोसेसर या हमारा सिस्टम या हार्डवेयर तो समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज़ होगा। वो ट्रांसलेटर आगे इसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जावा लैंग्वेज में कर रहे हैं या C++ में, फॉर एग्जांपल जावा लैंग्वेज है, तो जावा लैंग्वेज का ट्रांसलेटर जो है वो अपना होगा। यानी कि C लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है उसे हम जावा के ट्रांसलेटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जावा लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है ये अलहदा से होगा, लेकिन ये जावा लैंग्वेज का ट्रांसलेटर भी जो कन्वर्जन करेगा वो 0100 का कोड ही होगा। अगर हम यहाँ पे C# की बात करते हैं तो C# का भी अपना ट्रांसलेटर होगा।
इसका भी ट्रांसलेटर अपना होगा, लेकिन ये कन्वर्जन किस में करेगा? मशीन लैंग्वेज में। मतलब बात करने का ये है कि हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है, और वो ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेशन जब करेगा तो वो मशीन लैंग्वेज में करेगा। चाहे वो जावा लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है, चाहे वो C# का ट्रांसलेटर है, चाहे वो C++ का ट्रांसलेटर है, हर लैंग्वेज का हाई लेवल का अपना ट्रांसलेटर है। और वो ट्रांसलेटर, उसका टारगेट क्या होगा? उसका टारगेट सिर्फ मशीन का कोड जनरेट करना। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर या हार्डवेयर हमारा जो है वो किसको समझता है? वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो हम ये सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैव इट्स ओन ट्रांसलेटर, और उस ट्रांसलेटर का टारगेट आगे क्या होता है? चाहे वो ट्रांसलेटर जावा का है, उसने भी जाना लेके किस में है कोड को? मशीन लैंग्वेज में। अगर वो C लैंग्वेज का है तो उसने भी उसको किस में लेके जाना है? मशीन लैंग्वेज में। तो क्यों? क्योंकि उसका एक टारगेट है, प्रोसेसर ने, हार्डवेयर ने समझनी सिर्फ मशीन लैंग्वेज है। तो बेटा यहाँ पे ट्रांसलेटर का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेटर जो है ये 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरीज हैं इसकी, 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटर की। एक को हम बोलते हैं, अच्छा कैटेगरीज या टाइप्स इसकी क्यों है? क्योंकि हैं तो ये सारे ट्रांसलेटर, देखिए ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जब बात आती है तो उसका मतलब है उसने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, लेकिन इसकी 3 टाइप्स हैं। अब ये टाइप्स किस बिना पे टाइप्स हैं? ये सिर्फ उनकी वर्किंग के लिहाज से उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि भाई इसकी वर्किंग इस तरह की है, लिहाजा इसको फ़लाँ तरह का ट्रांसलेटर बोल देते हैं, और इसकी वर्किंग जो है वो फ़लाँ तरह की थोड़ी डिफरेंट है तो इसको इस तरह का ट्रांसलेटर बोल देते हैं। इसी बिना पे, उनकी वर्किंग की बिना पे, और उनका जो टाइम लेते हैं कन्वर्जन का, एग्जीक्यूशन का, उसकी बिना पे इसकी 3 टाइप्स हैं। और उन 3 टाइप्स में सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पे हम जिसे बोलते हैं कंपाइलर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा यहाँ पे इंटरप्रेटर बेटा। इंटरप्रेटर तीसरे नंबर पे असेंबलर। अब कंपाइलर जो है ये क्या करता है? कंपाइलर B कोड को कन्वर्ट ही करता है। आप C लैंग्वेज में काम करने जा रहे हैं, आप C लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखेंगे, तो आप C लैंग्वेज के लिए अगर कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने तरीके से बाइनरी फाइल बनाएगा, यानी अपने तरीके से मशीन का कोड जनरेट करेगा। इसका कोई मेथड, इसका तरीकाकार अपना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो इंटरप्रेटर है, आप उसी कोड को, उसी C लैंग्वेज के प्रोग्राम को इंटरप्रेटर की मदद से भी रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये भी कन्वर्ट किस में करेगा? बाइनरी में, लेकिन इसका तरीका इसके तरीके से मुख्तलिफ होगा, यानी दोनों का मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। अब जो कंपाइलर है ये किस तरह वर्क करता है, इंटरप्रेटर किस तरह वर्क करता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बेटा हम यहाँ पे एग्जांपल से वाजे करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम असेंबलर आ जाता है। असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है। तो हम कह सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज़ होता है। स्पेशली इसे हम बोलते हैं कि ये असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, क्योंकि असेंबली भी लो लैंग्वेज है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर सिर्फ समझ सकता है वो लो में सिर्फ मशीन लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को हमारा सिस्टम जो है वो नहीं समझ सकता। असेंबली लैंग्वेज हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज भी लो लेवल है। क्यों? क्योंकि ये भी ह्यूमन से थोड़ी, हम कह सकते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो आगे है कंप्यूटर की तरफ। तो बेटा इसको डिस्कस करते हैं, कंपाइलर किस तरीके से वर्क करता है। कंपाइलर बेटा हमने स्टार्ट करना है C लैंग्वेज का प्रोग्राम। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं C लैंग्वेज की। फ़र्ज़ करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ़र्ज़ करें कि एक यहाँ पे C लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है जिसमें वाइड मेन और यहाँ से एक वेरिएबल के साथ या सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट के साथ तो यहाँ से बेटा इस C लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर हम यहाँ से उठा के कंपाइलर को देते हैं तो उसकी आउटपुट किस तरीके से जनरेट होती है, और अगर हम इसी पीस ऑफ कोड को इंटरप्रेटर को देते हैं तो इंटरप्रेटर इसकी किस तरीके से आउटपुट जनरेट करता है। यही इन दोनों की
के दरमियान जो है ना वो इनकी वर्किंग के दरमियान डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को हम लोगों ने वाजे करना है और कैलकुलेट करना है, जिसकी बिना पे हम एट द एंड ये कहेंगे कि कंपाइलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरप्रेटर। लेकिन दोनों का मकसद सेम है। क्या मकसद सेम है? क्योंकि प्रोसेसर समझता है किसको, 0100 को। आखिरकार हर ट्रांसलेटर का मकसद बाइनरी जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे हम कंपाइलर से पहले बाइनरी जनरेट करके देखेंगे, फिर हम इंटरप्रेटर से करके देखेंगे। सबसे पहले हम कंपाइलर को लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि इसी कोड को, इसी सी लैंग्वेज के कोड को अगर कंपाइलर की मदद से हम कन्वर्ट करते हैं या चलाते हैं तो उसकी आउटपुट किस तरीके से जनरेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने कंपाइलर यूज़ किया है। अब यह कंपाइलर हमारे इस सी लैंग्वेज के कोड को किस तरीके से कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इसको किस तरीके से रन करवाएगा या एग्जीक्यूट करवाएगा, ये तरीका इंटरप्रेटर से डिफरेंट है। इसीलिए इन दोनों को हम जो है ना वो, एक को हम बोलते हैं कि ये कंपाइलर है और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। हैं दोनों ही ट्रांसलेटर। अब कंपाइलर के पास जब ये कोड जाता है तो इस पूरे के कोड को कंपाइलर जो है वो पकड़ता है और उस कोड को पकड़ के इसकी बाइनरी फाइल जनरेट करता है। एक बाइनरी फाइल, जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल को हम लोगों ने a.c के नाम से कंप्यूटर में सेव किया है। इस हमारा मकसद क्या है, इस a.c को कंपाइलर को देना ताकि कंपाइलर इसको कन्वर्ट करे और रन करवाए। अब a.c को जब कंपाइलर पकड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें फ़ाइल में एरर तलाश करेगा कि एरर कहाँ पे है। अगर फॉर एग्जांपल इस कोड के अंदर एरर हैं तो फिर कंपाइलर इस प्रोग्राम की बाइनरी फाइल जनरेट नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, तो फिर क्या करेगा, ये a.c को वो सेव कर देगा बाइनरी बना के a.bin। मतलब अब ये फाइल बाइनरी की बन चुकी है। अब ये एग्जीक्यूट हो सकती है, ये रन हो सकती है, इसको हमारा सिस्टम, हमारा हार्डवेयर जो है वो समझ सकता है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारा हार्डवेयर है, तो ये हार्डवेयर जो है इस a.bin को अब पकड़ेगा और पकड़ के इसको समझ भी सकता है और इसकी आउटपुट भी जनरेट कर सकता है। ये तो हो गया इसका कन्वर्जन का और एग्जीक्यूट होने का तरीकाकार। अगर फॉर एग्जांपल हमारा a.bin यानी बाइनरी फाइल पहली बार अगर हमने इसको रन किया तो एक बार 1 सेकंड कन्वर्जन पे लगा और 1 सेकंड यहाँ से इसको रन होने में लगा। यानी कि जब प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम हमने चलाया तो पहली बार तो जाहिर बात है उसने बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना है उसको, तो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करते वक्त 1 सेकंड और 1 सेकंड उसके बाद हमने जब रन किया, हार्डवेयर ने उसको पढ़ा, उसको समझा, उसकी आउटपुट दी तो 1 सेकंड उसमें लगा, तो ये टोटल टाइम 2 सेकंड। अब दूसरी बार जब इसी प्रोग्राम को हम चलाएँगे तो दूसरी बार ये वाला जो 1 सेकंड है ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारी ऑलरेडी बाइनरी फाइल जो है इस प्रोग्राम की इस a.c को ऑलरेडी बाइनरी में कन्वर्ट किया जा चुका है। अब ये a.bin यहीं से दोबारा से एग्जीक्यूट होगी और अब सिर्फ 1 सेकंड और लगेगा। लेकिन ये वाला जो 1 सेकंड है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, जितनी बार भी आप इसको चलाएँगे। तो मतलब एक बार कन्वर्जन, उसके बाद आप अगेन एंड अगेन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। अब इसके साथ ही हम इंटरप्रेटर को यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं। यहीं पे यहाँ पे अगर कंपाइलर की जगह बेटा हम इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करें तो इंटरप्रेटर की वर्किंग थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? इंटरप्रेटर पूरे के पूरे कोड को पकड़ के बाइनरी फाइल नहीं बनाएगा, उसको सेव नहीं करेगा। इंटरप्रेटर पहली लाइन को मेन फंक्शन के बाद यहाँ से उठाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहली या दूसरी लाइन ये है, पहली लाइन ये है, तो पहली लाइन को पकड़ा, इसकी यहाँ पे बाइनरी जनरेट की, सॉरी फाइल नहीं, बाइनरी लाइन, इस पूरी लाइन को उसने पकड़ा और यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट किया और साथ ही इसको किसे दे दिया? हार्डवेयर को, और हार्डवेयर ने साथ ही इसकी आउटपुट जनरेट कर दी। अब दूसरी लाइन को इसी a.c वाली फाइल से उठाएगा, यानी printf को उठाएगा, printf को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसकी भी आउटपुट जनरेट हो जाएगी, यानी उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यानी मकसद कहने का ये कि एक तो यहाँ दरमियान से ये जो फाइल सेव की गई थी a.bin की बना के, ये फाइल यहाँ पे सेव नहीं होगी, फाइल नहीं बनेगी। वन स्टेटमेंट एट वन टाइम उठाई जाएगी, उसको कन्वर्ट किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक स्टेटमेंट कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के बाद दूसरी स्टेटमेंट पे
जो है ना वो इंटरप्रेटर मूव करेगा। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। अब इसमें बेटा ये मसला है कि पहली बार कन्वर्जन पे भी 1 सेकंड, दूसरी बार यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे भी 1 सेकंड। लेकिन अगर हमने इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाना है तो दोबारा चलाने के लिए हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे a.bin फाइल नहीं बनी, जब a.bin फाइल नहीं बनी तो इसका मतलब दोबारा से जब प्रोग्राम चलाएंगे तो फिर दोबारा से यहाँ से कन्वर्जन होगी, फिर एग्जीक्यूशन होगी, फिर कन्वर्जन होगी, एग्जीक्यूशन होगी। तो 1 सेकंड अगेन दूसरी बार भी, 1 सेकंड यहाँ पे दूसरी बार भी। अगर तीसरी बार इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो तीसरी बार भी दोबारा से 1 स्टेटमेंट एट 1 टाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड और देन फिर एग्जीक्यूट होगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को 5 बार चलाएंगे तो 10 सेकंड टाइम लगेगा इसके ऊपर। लेकिन अगर उसी तरह हम कंपाइलर के तरीके से देखें तो उसमें इंटरप्रेटर का टोटल टाइम 10 सेकंड, और अगर कंपाइलर के वे से देखें तो कंपाइलर में पहली बार चलाने से 1 सेकंड कन्वर्जन का, ट्रांसलेशन का, और दूसरा सेकंड जो है वो किसका, एग्जीक्यूशन का। लेकिन दूसरी बार ये वाला सेकंड ख़त्म हो गया, यानी 1 सेकंड और 1 सेकंड, 2 सेकंड एक बार चलाने से, लेकिन 4 बार चलाने से 4 सेकंड, तो टोटल ये 6 सेकंड्स हैं। कंपाइलर हमारा उसी कोड को 5 बार एग्जीक्यूट करें कंपाइलर की मदद से तो 6 सेकंड टाइम लग रहा है, और उसी कोड को अगर इंटरप्रेटर की मदद से हम ट्रांसलेट करें, चलाएं, तो उस पर 10 सेकंड टाइम लग रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो है ये इंटरप्रेटर जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है प्रोग्राम को चलाने में, और कंपाइलर जो है ये कम टाइम लेता है। लेकिन इसमें एक और भी डिफरेंस है कि कंपाइलर से जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं तो उसमें अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक भी एरर आ जाता है तो उसकी बाइनरी फाइल सेव नहीं होती। हमें अगर 10 एरर हैं, 50 एरर हैं, तो एट द एंड हमें ट्रांसलेशन के दौरान ही हमें पूरा प्रोग्राम रीड करने के बाद हमारी आउटपुट उसके ऊपर, विंडो के ऊपर सामने हमें सारे एरर दे दिए जाते हैं, और उन सारे एरर्स को एक ही बार हम देख के थोड़ा सा इसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 50 एरर आ गए हैं तो फिर हमें पूरे प्रोग्राम को 50 एरर उसके जो है ना वो रिमूव करने पड़ेंगे, डिटेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक लाइन पकड़ता है, कन्वर्ट करता है, अगर मसला आ गया है तो इंटरप्रेटर वहीं पे अपनी वर्किंग बंद कर देता है और यूज़र को कहता है कि भाई इस लाइन में से एरर ठीक करो। हम इस लाइन में से एरर ठीक करते हैं, उसके बाद वो अपना काम आगे से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो ये बेटा इसका इंटरप्रेटर का और कंपाइलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद बेटा असम्बलर है तीसरा। तो असम्बलर जो है ये असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।